नेटो से तनाव के बीच रूस का बारूदी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की वॉर ड्रिल हुई। युद्धाभ्यास में 64,000 जवान शामिल हुए। 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ड्रिल में शामिल है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह न्यूक्लियर फोर्स की वॉर ड्रिल कितने बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई। और एक और बड़ी खबर, रूस की नेवी ने भी दिखाई अपनी बारूदी ताकत। समंदर में सबमरीन से दागी गई सिनेवा मिसाइल। आपको बता दें 11,500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है जिसे दागा गया। ये देखिए आप, सबमरीन से इस मिसाइल को दागा गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस की तरफ से मिसाइल पावर को दिखाया गया है। समंदर में सबमरीन से सिनेवा मिसाइल दागी गई और 11,500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल है। कुल मिलाकर हालात एक बार फिर से काफी पेचीदा होते नजर आ रहे। एक तरफ परमाणु युद्ध का खतरा और दूसरी तरफ मिसाइल ताकत रूस की तरफ से दिखाई गई जिसे सबमरीन से लॉन्च किया गया। यह देखिए आप। और अहम खबर यह है कि रूस की वॉर ड्रिल में जिरकॉन भी शामिल थी। जिरकॉन मिसाइल से ताकत दिखाई गई है। समंदर में शिप से दागी गई जिरकॉन मिसाइलें। ये देखिए उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से जिरकॉन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है इस वॉर ड्रिल में। और एक और बड़ी खबर, रूस ने ड्रिल में दिखाई परमाणु ताकत। यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई। जंगलों में तैनात न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स, और ये देखिए आप, यार्स मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई। और इसी ने, यही जो तस्वीरें सामने आई है, इसने एक बार फिर से पूरी दुनिया में टेंशन हाई कर दी। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। हथियारों की होड़ हम नहीं शुरू करना चाहते। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड संतुलित है, ये कहा है पुतिन ने। युद्धाभ्यास के सभी मिशन पूरे कर लिए गए हैं। पुतिन की तरफ से क्या कहा गया है इस वॉर ड्रिल को लेकर, इस युद्धाभ्यास को लेकर, वो जरा सुनिए। तो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से सुरक्षित है। हम वो करते आए हैं जो कि 10 सालों से हम करते आए हैं, दशकों से करते आए हैं। वही नीति हम आगे भी जारी रखेंगे, ये व्लादिमीर पुतिन जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस ने शक्ति प्रदर्शन करके एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। वो संदेश क्या है, करुणा आपको बताएंगे। बिल्कुल समीर, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल पर पूरा अपडेट क्या है, क्या संकेत और क्या संदेश है। दरअसल पुतिन का जो प्रण है वो सामने आए। क्या अब एटमी रण होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल। बड़ी खबर क्या आ रही है, 3 दिन की न्यूक्लियर ड्रिल में विनाशक हथियारों का प्रदर्शन रूस की तरफ से किया गया। ड्रिल में शामिल एटमी मिसाइल, यार्स मिसाइल, सिनेफा, जिरकॉन, 12,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, आपको दिखा रहे हैं। यार्स मिसाइल जिसकी 12,000 किलोमीटर रेंज, सिनेफा 11,500 किलोमीटर रेंज और जिरकॉन जिसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज। तो सवाल यह उठता है कि क्या अब कोई बड़े विध्वंस की तैयारी है। बारूदी प्रदर्शन किया गया। रॉकेट लॉन्चर 200 की संख्या, 140 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल रहे, 73 युद्धपोत इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल रहे और 13 सबमरीन के जरिए इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। तो क्या तैयारी है, क्या इंडिकेशन है, संकेत क्या मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब रूस का संदेश आप समझिए, नाटो और पश्चिमी देशों को स्ट्रेटेजिक ताकत रूस की तरफ से दिखाई गया। एक तरह से बता दिया गया है कि बीते 4-5 साल के युद्ध में रूस कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ है। रूस की न्यूक्लियर ताकत के सामने आज भी सभी कमजोर है। यह एक बड़ा संदेश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूरोप और अमेरिका को दिया गया। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को डराना भी एक बड़ा मकसद है। और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ऐसे हालात में जब एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन हाई होती नजर आ रही है, यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक हमले और हालिया भी रूस की राजधानी मॉस्को में भी हमलों को अंजाम दिया गया, इन सब के बीच
ये वॉर एक्सरसाइज और परमाणु हथियारों का प्रदर्शन, ये क्या बतला रहा है, क्या इंडिकेशन है? देखिए, हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि वो हथियारों की रेस शुरू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब इस स्केल का आप न्यूक्लियर ड्रिल करते हैं तो अपने आप में इसका संदेश साफ है। और खासकर तब जबकि रूस वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, जो कि अमेरिका और नाटो के सभी देशों को मिलाकर देखा जाए तो उससे भी अधिक हथियार हैं। तो तब अगर आप इस स्केल का करते हैं जिसमें कि आप जल थल नभ तीनों से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली जो भी मिसाइल है उसका परीक्षण करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भिड़ा तो हम उसका क्या हाल करेंगे, ये बयान कब आता है? ये बयान तब आ रहा है जबकि मध्य पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में चल रहा है, लेकिन तब जबकि लगातार इस बात की आशंका बढ़ रही थी कि अब अगला युद्ध रूस और यूरोप के बीच हो सकता है। रूस और नाटो के बीच जंग की तैयारी चल रही है। यूरोपीय देश भी बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहे हैं, अपने आप को हथियारों से लैस कर रहे हैं। तब इस तरह के न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का मतलब साफ तौर पर है कि अब अगर रूस और यूरोप के बीच या रूस और नाटो के बीच टेंशन होता है किसी भी रूप में, तो फिर दुनिया का सर्वनाश ही होगा, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे मिसाइल हैं, आईसीबीएम मिसाइल, जो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी परमाणु हथियारों से मार कर सकते हैं। वाकई। और देखिए, एक और अहम खबर अपने दर्शकों के यहां पर बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का विनाशक ट्रेलर भी देखने को मिला। रूस ने विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन नाटो को दरअसल चेतावनी दी है। रूस ने, तस्वीरें आप देखिए, विध्वंसक मिसाइलों का परीक्षण करके रूस ने बता दिया है कि आज की तारीख में उसकी ताकत क्या है। शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। रूसी शाही ड्रोन पर यूक्रेन ने फायरिंग की। यूक्रेनी फौज ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी शाही ड्रोन पर यूक्रेन की तरफ से फायरिंग और कैसे ये शाही ड्रोन को मार गिराया गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अहम खबर है, रूस और बेलारूस की बड़ी युद्ध तैयारी को लेकर न्यूक्लियर ड्रिल के बहाने बेलारूस पहुंचाए गए हैं रूसी हथियार। मिसाइल ब्रिगेड के फील्ड डिपो पहुंच गए हैं हथियार। बेलारूस की मिसाइल यूनिट ले रही है ट्रेनिंग। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और अचानक हम देख रहे हैं युद्ध की आग और ज्यादा भड़कती नजर आ रही है, कम होने के बजाय। और सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा इस बात पर है कि कहीं ये जंग एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये 5वां साल चल रहा है इस युद्ध का और शुरू से पुतिन ने बड़ा रेस्ट्रेन किया है, संयम बरता है जी। जबकि यूरोप के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इन पर हमला नहीं किया। यूक्रेन ने डीप मॉस्को पर अटैक किया, तभी उन्होंने यूक्रेन पर नहीं किया। इनके ट्रायड पर, जो बॉम्बर्स पर अटैक किया गया था, तभी उसने अपना रेस्ट्रेन बना करके रखा है। अभी यूरोप ने काफ़ी अपने हथियार, कई जहाज़ जो हैं, स्टेल्थ फाइटर्स, और जर्मनी ने टैंक भी भेजे हैं। यूक्रेन के साथ वाले जो कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, इन जगह ला करके डिप्लॉय किए हैं। सो इसलिए ये न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है ताकि वो नेटो कंट्रीज़ को चेक में रख सके, ये चेक ना करें। दूसरा जो बात आपने पूछी है, देखिए, नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका और हो सकता है चाइना भी इसमें ये चाहते हैं कि रशिया इस युद्ध में पड़ा रहे, तभी पुतिन अपने आप को यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी इनकी भी नहीं हो रही है, 5 साल से लगे हुए हैं। इस उम्मीद में ये बैठे हैं कि ये वीक हो जाएगा या इंटरनली इतनी ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएंगे कि पुतिन को कोई वहाँ से हटा देगा। और पुतिन भी इस समय डेस्परेट हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसका समझौता किया जाए। इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था ट्रम्प के लिए कि ट्रम्प को इस समय डील करानी चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपनी ख़राब है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वहाँ पर हो रहे हैं और पर्सनली भी इनके खिलाफ लोग हैं। लेकिन चूंकि नेटो का बिहेवियर ऐसा है कि उन्होंने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, तो इसलिए वो ये ड्रिल की जा रही है। तो इसमें समझौता होना इसमें थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है एज कम्पेयर टू ईरान यूएसए वॉर। वहाँ हो सकता है फिर भी कोई डील हो जाए। बिल्कुल कोहली सर, और ये हमने देखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हाथ खींचते हुए नजर आए जेलेंस्की से, तो जो नेटो कंट्रीज हैं
जो यूरोप के देश हैं वो अपना हाथ और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर, जेलेंस्की की बेलारूस की चेतावनी, यूक्रेन पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। बेलारूस को गंभीर परिणाम की धमकी दी गई है। तो ये देखिए आप, जेलेंस्की की तरफ से बेलारूस को चेतावनी दी गई है कि अगर युद्ध का विस्तार होता है और अगर यह हमला बेलारूस की तरफ से होता है, क्योंकि भारी संख्या में जो हथियार है उनकी तैनाती अब बेलारूस में की जा चुकी है, तो ऐसे में यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जाएगा। बेलारूस को हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। और इस बीच देखिए, रूस ने भी न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। पुतिन के विशेष दूत और राजनयिक रोडियन मिरोशनिक की ये धमकी सामने आई। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। रूस एटमी वेपन इस्तेमाल के लिए तैयार है। यूरोपीय देश परमाणु हथियार बना रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो रूस और नाटो के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध में एटमी आग क्या अब झुलसाएगी? 5 एटमी दावे क्या किए गए? नंबर 1, यूक्रेन युद्ध के बीच एटमी हथियारों की आशंका बढ़ गई है। नंबर 2, एटमी धमकी के जरिए बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। और नंबर 3, रूस ने ड्रिल से दिखाया वो एटमी युद्ध को तैयार है। जी हां, इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। यूरोप के कई देश बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे हैं, इस बात का जिक्र रोडियन मिरोशनिक की तरफ से किया गया है। पुतिन के विशेष दूत की तरफ से किया गया है। पश्चिम को धमकी देते वो नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में नाटो सैनिक आए तो पेरिस, बर्लिन, लंदन तक हमले तय हैं, ये बताया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर है। श्याम कुमार सर, क्या जो संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हथियारों की तैनाती बेलारूस में की गई है, जिस तरह से परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया गया है और एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है, एक तरह से नाटो को धमकाया गया, यूरोपियन कंट्रीज को धमकाया गया है, क्या यह युद्ध अब विस्तार लेने वाला है? इसकी तैयारी है क्या? धन्यवाद करना। जय हिंद सनवर्णा। मौसम उस जगह का बहुत सुहाना है और इसलिए ये जो वेपन्स है इनको आजमाना है। पहले मैं आपको बताऊं इसलिए कि हर साल इस महीने में बाल्टिक का पानी जो है थोड़ा अच्छा रहता है और जो बेलारूस का टेम्परेचर है और रशिया का टेम्परेचर है, जो शिप्स ऑपरेशन के लिए और ज़मीन पे ट्रक्स जो मूव कर रहे हैं यार्स मिसाइल लॉन्चर्स को लेकर, और के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो है 140 जहाज में 20 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स है जिनके क्रू की वीडियोस स्क्रैम्बल करते हुए लगातार रशिया दिखा रहा है। ये स्ट्रैटेजिक डेटरेंस की मसल फ्लेक्सिंग और नेवल और एयरफोर्स एंड आर्मी सीट जो ट्रायड है इनका, उसका एक बड़ा डिस्प्ले है। पैसिफिक की एरिया से भी सबमरीन उनकी निकली है बाहर। वहाँ का वेदर थोड़ा ख़राब है, वरना आर्कटिक में, और आर्कटिक में कह सकता हूँ, सॉरी पैसिफिक तो ठीक है, आर्कटिक में ये जो जोन है इनका, वहाँ पे सबमरीन इंटेंशनल एक्सरसाइज करते हैं। जहाँ से अपनी फायरिंग दिखाई वो इस एरिया का भी है, इंटेंशनल प्रैक्टिस करते हैं वो। और ऐसे ही महीने में वो कई बार सबमरीन में जाके उस यूनिफॉर्म पहन के डिस्प्ले कर चुके हैं, सबमरीन में बैठ के। आपको याद होगा, आपके चैनल से आपने दिखाया भी है। तो ये सब एक अच्छा। श्याम कुमार सर, जब आप इस तरीके से आप बता ही रहे हैं कि वहां का वेदर खराब है, मौसम खराब है, तो ये जो मौसम खराब है क्या होगा? सिर्फ गरजेंगे बादल या फिर बारिश, तूफान, बिजली गिरेगी, कुछ ऐसा होगा क्या? आपको आसार नजर? ये मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा मेरा पार्ट है, आग हो ना हो चिंगारी जलती रहने चाहिए। तो ये 5वां साल जो है ये इसलिए है कि रशिया जिस दिन चाहेगा, अमेरिका रशिया यूक्रेन को ये निस्तनाबूद कर सकता है। स्कॉर्च अर्थ कर चुका है, 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लेके बाद वापस आ चुका है। और कीव पे पहला अटैक जो हुआ था, जो 8 किलोमीटर की जो कवायद की गई थी, वो सब बेलारूस की तरफ से आई थी। बेलारूस ने ये सब कर रखा है पहले, ये लगातार करता रहेगा। बफर जोन चाहिए, 4 रीजन लेके बैठा रहेगा। नाटो की आहट ना हो, ज्योग्राफिकल रीजन को कैप्चर करना मेन मकसद नहीं है, जमीन की लड़ाई नहीं है, जमीर की लड़ाई है, इसलिए पोस्चरिंग चलती रहेगी। ये कहना है मेरा पार्ट 2। तो ये लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर नहीं है। अब वो यूरोपियन यूनियन, जर्मनी कहता है कि यूरोपियन यूनियन का एसोसिएट मेंबर बना दो यूक्रेन को। जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है वो कौन लेगा फाइनली? यूरोपियन यूनियन लेगा या रशिया लेगा? लड़ाई इसकी है, ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशन की लड़ाई है ही नहीं। बफर जोन चाहिए रशिया को, यह बात मंजूर करके चलिए। इसलिए मिलिट्री माइट दिखाता रहेगा, अटैक उतनी सीवियर नहीं होगी। ड्रोन वारफेयर होगा, चाहे मॉस्को तक जाए, रिफाइनरी तक जाए, बॉम्बर तक जाए, या ईरान मारे या अमेरिका मारे, सॉरी यूक्रेन मारे,
पर यह बात लंबी खींचेगी, इसलिए 5वां साल चल रहा है और इसे इसी तरह से हमें देखना होगा। सुलगती चिंगारी को लगातार जला के रखते हुए दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि वॉर चलता रहे। यूक्रेन तो नहीं चाहता, पर रशिया चाहता कि चलता रहे और यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही। ठीक बात है, चिंगारी को भड़काने की और कोशिश की जा रही है, ये आप कुल मिलाकर कह रहे हैं। और देखिए, रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन ने हवाई हमला किया है। यूक्रेनी MiG-29 से रूस पर भीषण बमबारी की गई है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये यूक्रेन का ताजा हमला है। MiG-29 से भीषण बमबारी को अंजाम दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन का ड्रोन ध्वस्त किया है। योल्का इंटरसेप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन ने हॉर्नेट ड्रोन से हमला किया था। 2 ड्रोन की लाइव टक्कर का ये देखिए आप वीडियो। और यूक्रेन की परमाणु साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन ने ज़ैपोरिजिया में माइंस बिछा दी हैं। एंजोडार सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग एटमी प्लांट का सप्लाई रूट है। ये पूरा एरिया यूक्रेन ने ड्रोन से बारूदी माइंस बिछा दिए। तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा, ये सवाल जो है ये अभी भी अनुत्तरित है। अभी भी इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि रूस जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही ये कहें कि आने वाले वक्त में वो अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं एटमी पॉलिसी में, लेकिन आप रूस से आ रहे बयानों पर गौर कीजिए। आक्रामकता आपको साफ तौर पर नजर आएगी और यह आशंका नजर आएगी कि यह जंग एटमी युद्ध में तब्दील हो सकती है। यूक्रेन की एटमी साजिश के बारे में भी आपको बता दें, रूस क्या दावा कर रहा है। कीव की ज़ैपोरिजिया प्लांट पर हमले की कोशिश का जिक्र किया गया है। न्यूक्लियर प्लांट के पास माइंस बिछा रहा है यूक्रेन, ये रूस बता रहा है। प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क पर माइंस बिछाने का काम चल रहा है। प्लांट की पाइपलाइन पर हमला कर चुका है यूक्रेन। देखिए यहां पर खतरा क्या है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैल सकता है, इसका डर है। रेडिएशन फैला तो हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका प्रभावित होगा। यूक्रेन, रूस समेत पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया तक इसका असर देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। मनीष, एक तरफ एटमी शक्ति का प्रदर्शन रूस करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर साजिशों को अंजाम यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है, यानी खतरा दोनों तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा बेहद गंभीर है। आपको याद होगा कि मैं खुद भी ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर गया था और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इस पावर प्लांट पर अटैक किए जा रहे हैं। और मैंने खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर में अमेरिकन मिसाइल, अमेरिकन ड्रोन के टुकड़े अपने कैमरे में कैद किए थे। तो इस वक्त रूस का कहना है कि दोबारा से ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कायदे से वो यूक्रेन का है लेकिन इस वक्त वो रूसी सेना के कब्जे में है, और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3-4 किलोमीटर दूर में यूक्रेन की सेना वहां पर मोर्चा बनाए बैठी है। तो लगातार वहां से हमले किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करके। अब रूस का कहना है कि उस रोड में जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेन की तरफ जाती है, जो बाकी हिस्से की तरफ, वहां पर माइंस बिछाए गए हैं या फिर पावर प्लांट के अंदर निशाना बनाकर ड्रोन से, मिसाइल से हमले किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहां पर 6 बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इसके अलावा 200 न्यूक्लियर फ्यूल रखने वाले कंटेनर हैं जो कि ओपन एरिया में हैं और जिसे मैंने खुद अपने कैमरे में कैद किया था। अब अगर आप सोचिए किसी मिसाइल ने आकर अगर न्यूक्लियर फ्यूल वाले कंटेनर को हिट किया या न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किया, जो इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो फिर उसका क्या होगा। तो ये सब मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं और जाहिर है कि जिस वक्त पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ये युद्ध एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए, तो मैं कहता हूं कि भले ही एटमी युद्ध में तब्दील ना हो लेकिन न्यूक्लियर हादसे में तब्दील हो सकता है, और वो न्यूक्लियर हादसा चेरनोबिल से ज्यादा बड़ा होगा जिसका असर यूरोप के भी कई देशों तक फैलेगा। बिल्कुल, ज़ैपोरिजिया जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट, और अगर यहां पर एक गलती हुई, एक चूक हुई तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। एक और बड़ी खबर है, रूस की बड़ी जंगी तैयारी। 2 सीट वर्जन Su-57 की पहली उड़ान
5वीं पीढ़ी के विमान से दिखाई गई ताकत, ये देखिए आप, ये 2 सीटर वर्जन है SU-57 की पहली उड़ान, और ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जिसकी ताकत दिखाई गई। और इस बीच रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हो गया है। सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन प्रहार हुआ। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 700 किलोमीटर दूर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, रूस की एक और रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रियाजान रिफाइनरी में ड्रोन से प्रहार किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, हमले के बाद से प्रोडक्शन बंद है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग ही आग नजर आ रही है। ये देखिए आप, आग कितनी ऊपर तक उठती हुई नजर आ रही है। तो एक और रूसी रिफाइनरी पर भीषण हमला हुआ है। किस रिफाइनरी को इस बार निशाना बनाया गया है, पूरी डिटेल आपके सामने है। सिजरान प्लांट पर हमले की रिफाइनरी की क्षमता की बात करें तो 90 लाख लीटर क्रूड ऑयल का यहां से इसे बनाया जाता है। सप्लाई देखिए रूसी एयरफोर्स और रूसी सेना को की जाती है। वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर के रास्ते निर्यात किया जाता है। किसने हमला किया, यह पता चला है कि यूक्रेन की 413वीं रेजिमेंट इसके पीछे थी। मानव रहित सिस्टम से यह हमला किया गया। हमले में हुआ क्या, रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप साइड में देख सकते हैं। 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। कहां पर यह सिजरान प्लांट मौजूद है, यह आपको बता दें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यूक्रेन का जो बॉर्डर है उससे 700 किलोमीटर दूर, यानी 700 किलोमीटर अंदर जाकर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। रिफाइनरी को निशाना क्यों बनाया गया, यहां हमला क्यों हुआ? जंग में रूसी सेना की मदद का आरोप था। रूसी सेना को फ्यूल और पैसों की मदद यहां से की जाती थी और इस वजह से यूक्रेन ने इसे टारगेट किया है। और देखिए रिफाइनरी पर जो हमला हुआ, इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूसी रिफाइनरी पर हमले जारी रहेंगे, ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। रूस में अंदर घुसकर एक और हमला किया गया है, ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बयान दिया गया। और इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे, यानी कि नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश जारी रहेगी यूक्रेन की तरफ से। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई रूस की रिफाइनरी जहां पर हमला किया गया, और इसमें माना जा रहा है कि रूस को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे ही रिफाइनरी पर हमले और किए जाएंगे। तो अभी तक किन किन रूसी रिफाइनरीज पर हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। सिजरान रिफाइनरी 18 अप्रैल और 21 मई 2026 को यहां पर 2 बार हमला किया गया। रियाजान रिफाइनरी 15 मई 2026, इसी साल आप देखिए कितने हमले हो गए, गिनते जाइए। मॉस्को रिफाइनरी 17 मई 2026 इसी साल। नोर्सी रिफाइनरी 20 मई 2026। टॉपसी रिफाइनरी 16, 20 और 28 अप्रैल 2026। 1 मई 2026 को पर्म रिफाइनरी पर अटैक होता है। 30 अप्रैल 2026 को भी यहां पर हमला होता है। 7 और 8 मई 2026 को भी यहां पर अटैक किया जाता है। किर्शी रिफाइनरी की बात करें, 25 मार्च और 5 मई 2026 को यहां अटैक किया गया। आगे बात करते हैं एक और रिफाइनरी किर्शी के अलावा नोवोकुई बिश्केक रिफाइनरी पर 18 अप्रैल को हमला किया गया और इसमें भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही यारोस्लाव रिफाइनरी 28 मार्च को हमला किया गया और 26 अप्रैल को भी इसके बाद हमला, और फिर 8 मई को भी हमला किया गया। और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है युद्ध विराम को लेकर। ईरान के सांसद का बड़ा बयान, युद्ध विराम को पहले खत्म कर सकता है ईरान। अमेरिकी हमले को रोकने के लिए युद्ध विराम खत्म हो सकता है। ईरानी सांसद फदा हुसैन मलेकी ने कहा है अमेरिकी बेस से ईरान पर हमले की तैयारी संभव है, यानी जो अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं खाड़ी देशों में, उनसे ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसका आकलन करते हुए ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया है? क्या यह जानकारी कहीं ना कहीं मिल रही है कि बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर फिर से हमले की तैयारी की जा रही है और इसलिए यह बयान दिया गया? देखिए, उनकी सांसद से ये बयान आया है। पहली बात तो जब ऐसे वॉर चलता है तो कई स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे कहते हैं कि वॉर में जो एक सबसे पहले कैजुअलिटी होती है वो होता है ट्रुथ। हाँ, तो वो सच्चाई क्या है वो किसी को मालूम नहीं। इन एनी केस ईरान को ये मालूम है
कि अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है। क्या वो जो बेसेस खाड़ी में वहाँ से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखिए, उनके बेसेस को बहुत नुकसान हुआ है। बहरीन वाला बेस जो था इनकी 5th फ्लीट, वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो वहाँ से इनके चांसेस कम है होने के। बट फिर भी कहीं से भी, चाहे वो इजराइल से हो सकता है या इराक से हो सकता है या जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से आए ये लोग, कहीं से भी वो आ सकते हैं। उसके लिए वो वहाँ पर ठीक बात है, लेकिन यहां पर एक बड़ी बात मनीष ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ही युद्ध विराम खत्म कर दे। क्या नौबत यहां तक आ सकती है? क्योंकि अभी तक इस बात के ही आसार जताए गए कि अमेरिका दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। ये बयान जो है ये कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक तो कोहली साहब जो कह रहे थे, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि जब ईरान को ये लग रहा है कि अमेरिका इस पसोपेश में है कि वो युद्ध लड़े ना लड़े, हाँ। तो ये भी एक मौका हो सकता है जब एक बार ईरान की तरफ से ये इनिशिएट किया जाए और उसके बाद फिर अमेरिका सीज फायर के लिए ईरान से कहे, तो उस समय कहा जाएगा कि देखो कैसे अमेरिका गिरगिरा रहा है। देखिए, ये लड़ाई जमीनी कम लेकिन नैरेटिव की लड़ाई भी ज्यादा हो रही है। तो वैसी स्थिति में ईरान चाहेगा कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि देखिए हमने कैसे अमेरिका जैसे सुपर पावर को मात दे दी है और वो कैसे सीज फायर के लिए गिरगिरा रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि चूंकि लगातार दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो पहला हमला कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा? इजराइल की अपनी अलग रिपोर्ट है। इजराइल कह रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में और इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरान कह रहा है हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। तो बस केवल बिल्कुल मनीष, और एक तरीके से वो जो नैरेटिव बार बार ट्रंप बोलते हैं मीडिया के सामने आकर कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ हमने खत्म कर दिया ईरान के, उसे भी खत्म करने की, उसे भी झुठलाने की ईरान की कोशिश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।